हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ विशाल वर्धन और आपका स्वागत है सर्वलेट के फुल कोर्स में। मतलब कि एडवांस जावा के फुल कोर्स में, जिसमें हम लोग सर्वलेट और जेएसपी कवर करेंगे। ठीक है। अभी तक हमने इसमें वेबसाइट को समझा है। ठीक है। उससे पहले हमने सर्वलेट को समझा है। ठीक है। सर्वलेट एक एपीआई है। ठीक है। एक इंटरफेस है, एक टेक्नोलॉजी है, एक वेब कंटेनर है। तो ये सारी चीज़ हमने समझा। ठीक है। सर्वर साइड पर काम आता है सर्वलेट। उसके बाद हमने वेब टर्मिनोलॉजीज में हमने वेबसाइट समझा, जो कि दो तरीके के होते हैं। ठीक है। डिवाइडेड इनटू टू है। एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है। उसके बाद हमने एचटीटीपी समझा और एचटीटीपी रिक्वेस्ट समझा। फिर हमने गेट वर्सेस पोस्ट को समझा। ठीक है। तो आप ये सारे वीडियोस में गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो आज हम लोग कंटेनर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि इट इज यूज्ड इन जावा फॉर डायनेमिकली जनरेटिंग द वेब पेजेस ऑन द सर्वर साइड। ठीक है। तो इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। तो ये हमारा कंटेनर हो गया। ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ, चलिए पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावा ई एप्लीकेशन। जैसे अभी हम लोग कोर जावा भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज ही मैंने जेवीएम जेडीके जेआरई पढ़ाया है। ठीक है। तो उसमें हमारा जो जेवीएम था वो था एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता था जावा एससी को। ठीक है। जो हमारा कोर जावा है। और जावा ई के लिए सर्वलेट कंटेनर होता है जो रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। द क्लाइंट या फिर यूजर भी कह सकते हैं, कैन रिक्वेस्ट ओनली अ स्टैटिक वेब पेज फ्रॉम द सर्वर। ठीक है। हम्म, एक स्टैटिक वेब पेज रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर से। ठीक है। इफ द यूजर वांट्स टू रीड द वेब पेजेस एज पर इनपुट, देन द सर्वलेट कंटेनर इज यूज्ड इन जावा। देखिए पढ़िए क्या लिखा है यहाँ। इफ द यूजर वांट टू रीड द वेब पेजेस, ठीक है, एज पर इनपुट, देन द सर्वलेट कंटेनर इज यूज्ड इन जावा। देखिए, जब भी हम लोग सर्वर साइड इन्वोक करते हैं तो वहां पे सर्वलेट कंटेनर का काम शुरू हो जाता है। ठीक है। सर्वलेट कंटेनर ही हमारा है जो सारा काम देखता है सर्वर साइड का। ठीक है। तो जैसे कोई एक यूजर है, वो कुछ रिक्वेस्ट दे रहा है। ठीक है। एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट दे रहा है। ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड किया तो सर्वर साइड पर सर्वलेट कंटेनर इन्वोक हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है। और सर्वलेट कंटेनर अपना काम शुरू कर देगा। सर्वलेट कंटेनर के अंदर ही वेब कंपोनेंट पड़ा है, जैसे कि हमारा सर्वलेट है जिसके अंदर लॉजिक्स रखा हुआ है। तो वो प्रोसेस होगा वो लॉजिक्स, और हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा जैसा यूजर ने इनपुट किया है। ठीक है। जैसे यूजर ने फेसबुक पर रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है। रजिस्ट्रेशन किया तो उसको लॉगिन पेज खोल के दे देगा। ठीक है। द सर्वलेट कंटेनर इज अ पार्ट ऑफ वेब सर्वर। वो एक पार्ट है वेब सर्वर के अंदर। सर्वलेट कंटेनर पड़ा हुआ है। ठीक है। विच कैन बी रन इन अ सेपरेट प्रोसेस। ठीक है। उसका अपना एक सेपरेट प्रोसेस हो सकता है। वी कैन क्लासिफाई द सर्वलेट कंटेनर स्टेट इन थ्री टाइप्स। ठीक है। उसको देखने से पहले ये डायग्राम देखिए। देखिए, ये हमारा वेब सर्वर है और ये हमारा क्लाइंट है। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट आता है वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर दे देता है काम सर्वलेट कंटेनर को। ठीक है। सर्वलेट कंटेनर ही हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये जो भी वेब सर्वर एज अ रिस्पॉन्स सेंड करना है क्लाइंट को, जो वो इनपुट कर रहे हैं, वो उसको मिल जाएगा। तो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जा रहा है, सर्वर उसको प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। और सर्वर उसको फिर रिस्पॉन्स में दे दे रहा है। ठीक है। सेंड कर दे रहा है। तो इस वे में काम होता है। तो इसके तीन स्टेट है सर्वलेट कंटेनर स्टेट्स। तो सर्वलेट कंटेनर्स इज अ पार्ट ऑफ वेब सर्वर विच कैन बी रन इन अ सेपरेट प्रोसेस। वी कैन क्लासिफाई द सर्वलेट कंटेनर स्टेट इन थ्री टाइप्स। तो पहला स्टैंड अलोन है। इट इज टिपिकल Java based server in which the servlet container and the web server are the integral part of single program। तो ये Java based server है जिसमें servlet container और जो वेब सर्वर है वो एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम। ठीक है। वो एक सिंगल प्रोग्राम, आपको कोई अलग से प्लगइन नहीं करने की जरूरत है। मान लीजिए आप एक प्रोग्राम लिखे और कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिसकी लाइब्रेरी, ठीक है, जिसकी लाइब्रेरी कहीं और रखी हुई है और उसका जरूरत है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस दूसरे प्रोग्राम का प्लगइन लाना पड़ता है। प्लगइन करना पड़ता है, लाना नहीं पड़ता है। लाना तो जार फाइल पड़ता है, और उसको करने के लिए प्लगइन करना पड़ता है। बट यहाँ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये एज अ सिंगल प्रोग्राम ट्रीट होता है। ठीक है। देखिए, टॉमकेट रनिंग बाय इटसेल्फ।
फिर आपका दूसरा इन प्रोसेस, देखिए यहाँ क्या लिखा है, इट इज सेपरेट फ्रॉम वेब सर्वर बिकॉज डिफरेंट प्रोग्राम रन्स विद इन द एड्रेस स्पेस ऑफ द मेन सर्वर एज अ प्लगइन। ठीक है, तो ये समझ लीजिए टॉमकैट रन कर रहा है जेबॉस के अंदर, जो वेब सर्वर वो जेबॉस है, और उसके अंदर हमारा टॉमकैट सर्वर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्लगइन करना पड़ेगा। फिर आउट ऑफ प्रोसेस है, इसमें टॉमकैट के अंदर जेबॉस नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेपरेट सिस्टम ही सेपरेट हो गए। ठीक है, द वेब सर्वर एंड द सर्वलेट कंटेनर आर डिफरेंट प्रोग्राम। ठीक है, विच आर रन इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन देम वेब सर्वर यूजेस द प्लगइन प्रोवाइडेड बाय द सर्वलेट कंटेनर। ठीक है, तो ये तीन हो गए जो स्टेट है। प्लगइन हमें क्यों करना पड़ता है? प्लगइन इसलिए करना पड़ता है कि वो एक सेपरेट प्रोसेस है, उसका प्रोग्राम सेपरेट है। ठीक है, और उसके उस सेपरेट प्रोग्राम को हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो ये ले दे के सब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, सेपरेट प्रोग्राम ही होता है। अभी जैसे मान लीजिए हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं डेटाबेस को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने सर्वर साइड से। ठीक है, तो फिर जो जावा है उसको समझ में नहीं आता है कौन सा सर्वर हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो उसको उसके लाइब्रेरी में हमें कहीं ना कहीं कोई ड्राइवर डालना पड़ेगा डेटाबेस का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जार फाइल को लाते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है, माई एसक्यूएल का, और उसको लाइब्रेरी के अंदर डाल देते हैं, जिससे फिर जावा को पता चल जाता है कि हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये होता है। फिर जैसे मान लीजिए अभी मैं 20 दिन पहले आपको एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उस पे लॉम्बॉक को डाला था, तो उसको प्लग इन करना पड़ता है। लॉम्बॉक के फीचर्स को हम लोग यूज करना चाहते हैं, ये तो हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट अगर जैसे लॉम्बॉक है, ठीक है, वो उसके फीचर को यूज यूज करना चाहते हैं हम लोग, तो हम लोग वहाँ पे प्लग इन करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा प्लग इन का यूज होता है यहाँ पे। तो जनरली हम लोग कन्फिगर करते हैं, प्लग इन करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं अगर सेपरेट प्रोसेस है वो। ठीक है, तो servlet container perform many operation that are given below: life cycle management, multi-threaded support, object pooling और security। ये सारा काम होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हम लोग समझेंगे, ये सारा कंटेनर के अंदर ही होता है। फिर मल्टी थ्रेडेड सपोर्ट है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। ऑब्जेक्ट पूलिंग का भी काम कर देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मैनेज कर देता है सर्वलेट कंटेनर, और साथ ही साथ हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा सर्वलेट कंटेनर। ठीक है, जो कि वेब सर्वर के अंदर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो। तो अगर ये एज अ सिंगल प्रोग्राम है तो ट्रीट कैसा होगा? टॉमकेट मान लीजिए अपने आप को यूज कर रहा है, यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में, टॉमकेट रनिंग बाय इटसेल्फ। अगर वेब सर्वर आपका जे बॉस है और सर्वलेट कंटेनर आपका टॉमकेट है, तो आपको प्लग इन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेपरेट प्रोसेस है, सेपरेट प्रोग्राम है। ठीक है, इंटीग्रेटेड नहीं है दोनों एक साथ। और अगर ये सर्वलेट कंटेनर को बाहर ले आए और वेब सर्वर को अलग रख दें, ठीक है, और हम लोग कहीं ना कहीं यूज करना चाह रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो वो आउट आउट ऑफ प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके लिए भी प्लग इन करना पड़ता है। प्लग इन हो गया, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है जो मैं बताया। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इसमें सर्वलेट में कॉन्फ़िगर करते हैं, बट जो कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है, मैं एक और लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, वो स्प्रिंग बूट है। उसमें क्या हो जाता है, उसमें डिपेंडेंसीज आ जाता है। ठीक है, आप बस डिपेंडेंसी ऐड करिए, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगर कर देगा। इसीलिए हम लोग स्प्रिंग बूट को ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? बट यहाँ पे हम लोग अपने हाथ से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे टॉमकैट को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, ये सारा काम हम लोग बाई हैंड करेंगे। इसीलिए इसमें इन डेप्थ नॉलेज मिलता है, इसीलिए स्प्रिंग बूट से पहले थोड़ा सा एडवांस जावा का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे सर्वर वेब वर्सेस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी दो तरह के सर्वर होते हैं, एक वेब होता है, एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इट इज यूज टू मैनेज द नेटवर्क रिसोर्स एंड फॉर रनिंग द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विसेज। तो यहाँ देखते हैं, थोड़ा डीप डाइव नॉलेज लेते हैं इसकी। Server is a device or a computer program that accept or respond the request made by a other programmer known as client. Known it is used to manage the network resource and for running the program or software that provides services. तो यहाँ बेसिकली दो तरह का सर्वर होता है, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर।
वेब सर्वर कंटेन्स ओनली वेब और सर्वलेट कंटेनर। तो यहाँ पे सिर्फ वेब और सर्वलेट कंटेनर, ठीक है, वेब सर्वर के पास होता है। इट कैन बी यूज फॉर सर्वलेट, जेएसपी, स्ट्रेच, जेएसएफ एक्सेट्रा। इट कांट बी यूज फॉर ईजेबी। ठीक है, ये एक हुआ। फिर इट इज अ कंप्यूटर वेयर द वेब कंपोनेंट कैन बी स्टोर्ड। वेब कंटेंट कैन बी स्टोर्ड। इन जनरल वेब सर्वर कैन बी यूज टू होस्ट द वेबसाइट्स। ठीक है, but they are also used some other web server such as FTP, email storage, gaming, etc. Example of web servers are Resin, Apache Tomcat, फिर एक जेटी हो गया। तो ये सारे सर्वर हो गए, ठीक है। तो जो सर्वर है वो क्या होता है, एक एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं कि हम लोग अपने वेबसाइट को होस्ट करा सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को क्रिएट कर लिए, अब चाहते हैं कि कोई सर्वर होस्ट करे। तो हम लोग तो लगातार लैपटॉप ऑन करके नहीं ना रख सकते हैं, क्योंकि कभी तो बंद करेंगे लैपटॉप। तो एक मशीन होता है सर्वर, ठीक है, जैसे एक हमारा कंप्यूटर है, हम लोग इसके थ्रू भी होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये बहुत कम जीबी का होता है। वो होता है टीवी में, ठीक है। बहुत ज्यादा टीबी उसका होता है, मतलब बहुत ज्यादा मेमोरी होता है एक सर्वर का, एक एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग अपने वेबसाइट को डाल देते हैं, ठीक है। और उसको उसके उसका पैसा भी देते हैं, क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं हमारे वेबसाइट को, ठीक है। तो मेनली वहां पे सर्वर यूज होता है। तो जो हम लोग सर्वर बिल्ड करते हैं जनरली वो वेब सर्वर होता है, ठीक है। तो वेब सर्वर के अंदर आपको सिर्फ सर्वलेट कंटेनर ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ईजेबी का रोल नहीं आता है। ये हो गया वेब सर्वर। तो वेब सर्वर वर्किंग, इट कैन रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू पॉसिबल वेज: generating response by using the script and communicating with database, sending files to the client associated with the request URL। तो ये दो पॉइंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, वही सर्वर वाली ही बात यहाँ लिखी है। एक लिख रहा है कि रिस्पॉन्स बाय जो भी हम लोग ने स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया हुआ है सर्वर साइड पर, उसको यूज करता है, कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से और हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। ये काम होता है वेब सर्वर का। दूसरा, सेंडिंग फाइल्स टू द क्लाइंट एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्टेड यूआरएल, मतलब वही रिस्पॉन्स को ही इन्होंने थोड़ा टेढ़ा करके बता रहा है, समझा रहा है, ठीक है। जैसे एक रिक्वेस्ट यूआरएल है, जिस जैसा भी टाइप का रिक्वेस्ट यूआरएल है उस टाइप का रिस्पॉन्स हमें जनरेट करके दे देगा। वो फाइल हम वो जो फाइल है, जो फाइल होगा वो क्लाइंट को मिल जाएगा, जो भी एसोसिएट हो रहा है उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड में, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया। द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेब सर्वर इज शोन बिलो। तो यहाँ पे है। तो ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, इसमें वेब कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है, ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। वेब कंटेंट है, तो वेब क्लाइंट है यहाँ पे, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट गया, यहाँ से रिस्पॉन्स आया। स्टैटिक डेटा स्टोर, स्टैटिक डेटा रिक्वेस्ट जा रहा है, यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। सर्वलेट रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहाँ। सबसे पहले जो डेटा आता है वो आता है आपका वेब सर्वर पे ही, ठीक है। फिर सर्वलेट रिक्वेस्ट देता है वेब कंटेनर को, ठीक है। तो हम लोग का सर्वलेट कंटेनर यहाँ से कॉल हो जाता है, इन्वोक हो जाता है, और फिर वो सारा काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, जो भी सर्वलेट का काम है। तो ये होता है। तो वेब सर्वर भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं वेब कंटेनर को फिर इन्वोक करता है। तो जो हमारा रिक्वेस्ट आता है ना, वो सबसे पहले इंटरसेप्ट होता है वेब सर्वर से। फिर वेब सर्वर से होकर वो जाता है वेब कंटेनर के पास। और वेब कंटेनर के अंदर ही हमारा वेब कंपोनेंट्स जैसे कि सर्वलेट जेएसपी रखे हुए हैं, और वहां पे जो लॉजिक्स है वो प्रोसेस होता है और हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो सर्वलेट रिस्पॉन्स यहाँ से जनरेट हो रहा है और हमें HTTP रिस्पॉन्स मिल जा रहा है। बस साथ ही साथ जो स्टैटिक डेटा स्टोर है उसमें भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का खेला होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन डेटा स्टोर में भी होता है। Important point: if the requested web page at a client side is not found, then web server will send the HTTP response error 404 not found। देखिए ये होता है स्टेटस कोड, ठीक है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट गया क्लाइंट साइड से होते हुए, ठीक है। और जो क्लाइंट चाह रहा है जो वेब पेज वो अगर अवेलेबल नहीं है, और क्लाइंट साइड यहाँ से सेंड कर रहा है,
तो जो 404 है उसका मतलब होता है नॉट फाउंड, मतलब जो आप सेंड कर रहे हो एज ए यूजर, ठीक है, सर्वर साइड, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ 404 दिख जाएगा। वैसे ही 50 होता है, 500 होता है, 501 होता है, ठीक है, 400 होता है, 402 होता है। और अगर, ठीक है, अगर आप जो वेब पेज एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट की हो सर्वर पर, और वो है, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं डेटा रिट्राइव करना चाह रहे हो, ठीक है, तो 200 आएगा, मतलब कि वो एक्सेप्ट हो गया, मतलब कि है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बट वो आपको आउटपुट पर नहीं दिखेगा, लेकिन 404 एज ए यूजर आपको दिखता है। तो देखते होंगे आपको, ये अगर पेज नहीं चल रहा है तो 404 एरर करके आता होगा, ठीक है। When the web server searches the request page, if requested page is found, then it will send a client with a HTTP response. तो आपको इसका response मिल जाएगा. If the client requests some other resources, then web server will contact to application server and data is stored for constructing the HTTP response. ठीक है। तो ऐसा कोई आप यूजर है, ठीक है, जो डेटा रिट्राइव करना चाह रहा है, और वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो डेटाबेस से कांटेक्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा, और वहां से डेटा उठा के क्लाइंट को दे देगा। तो ये सारा काम प्रोग्रामर करता है, इसके अंदर सारा लॉजिक्स जो लिखता है ना, वो प्रोग्रामर ही लिखता है, ठीक है। तो वो सब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, समझ में आ रहा है। ये सब कुछ हम लोग को करना होता है, ठीक है, बाई हैंड हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट देखा। बट यहाँ पे डेटाबेस वाला बात नहीं लिख रहा है, यहाँ पे एक तीसरा बात बता रहा है। जो मैं बताया वो जनरली हम करते हैं, ठीक है। कुछ जो काम डेटाबेस का जरूरत नहीं पड़ता है, तो सर्वर साइड से ही हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा टाइम चाह रहा है, ठीक है, टाइम जानना चाह रहा है, तो हम लोग के सर्वर है, वहां पे ऐसा लॉजिक लिखा होगा जो सेकेंड सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, जो टाइम के बारे में जानता है, इंफॉर्मेशन लेता है। तो यहाँ पे भी हाँ, ये कह सकते हैं कि सर्वर एक दूसरा सर्वर से कांटेक्ट कर रहा है, डेटाबेस से नहीं कर रहा है। डेटाबेस भी अपने आप में एक सर्वर है, बट यहाँ पे एक दूसरा सर्वर से कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में तो आपका डेटाबेस, सॉरी, सर्वर पर भी आने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे तो आप HTML के ही थ्रू आपको टेक्स्ट फाइल मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर क्या है, यही सारी चीज तो लिखे रहते हैं टेक्स्ट में। तो यहाँ पे आपको सर्वर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, सर्वर साइड जाने का भी, ठीक है। तो जनरली जब सर्वर साइड पे हम लोग जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डेटाबेस को कॉल करते ही हैं, ठीक है, डेटाबेस को कॉल करते ही हैं, क्योंकि वहीं से डेटा निकल कर आता है। सर्वर में सिर्फ एक बिजनेस लॉजिक ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ और बात लिखा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, इफ द क्लाइंट रिक्वेस्ट सम अदर रिसोर्स, ठीक है, कुछ ऐसा रिसोर्स जो कि वेब सर्वर के पास नहीं है, तो वो कॉन्टेक्ट करेगा एप्लीकेशन सर्वर के पास, और डेटा इन स्टोर फॉर कंस्ट्रक्टिंग HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एक तीसरी चीज लिखा है जो हमें जानना चाहिए। फिर आता है एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर contains web and EJB containers. It can be used for servlet, JSP, STRET, JSF, EJB, etc. It is a component-based product that lies in the middle tier of server-centric architecture. It provides the middleware service for state maintenance and security, along with persistence and data access. It is a type of server designed to install, operate, and host associated services and application for the IT service, end user, and organization. The block diagram representation of application server is shown below. ये मिडिल टायर है, ये डेटाबेस है। ये हमारा J2EE प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप कहीं ना कहीं EJB सर्वर देख पा रहे हो और वेब सर्वर देख पा रहे हो, और ये हमारा ब्राउजर हो गया, ठीक है। The example of application server are JBoss, Glassfish, WebLogic, WebSphere, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय IBM। ये वाला जो आपका सर्वर है, ये IBM प्रोवाइड करता है। WebLogic है वो ओरेकल करता है। ग्लासफिश है वो सन माइक्रो सिस्टम करता है, ठीक है। और JBoss है ओपन सोर्स सर्वर फ्रॉम
जेबॉस कम्युनिटी मतलब ओपन सोर्स से लिखने का मतलब हम लोग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है इसको। कोई मुझे बताया था कि वेब सर्वर, वेब स्फेयर जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का, बट ये आईबीएम का है, देखिए यहाँ पे आईबीएम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो ज्यादा फोकस करेंगे वो वेब सर्वर पे करेंगे, क्योंकि हम लोग वेबसाइट्स बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई का जरूरत पड़ता है, ठीक है। यहाँ एपीआई लगा हुआ है। सारे में एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना है, एपीआई लगा हुआ है। तो जो हमारा सर्वलेट है वो क्या है, एक एपीआई है। चलिए तो ये हुआ। फिर हम लोग कंटेंट टाइप पर बात कर लेते हैं। कंटेंट टाइप इज ऑल्सो नोन एज MIME, multi-purpose internet mail extension type. It is a HTTP header that provides the description about what you are sending to the browser. MIME is an internet standard that is used for extending the limited capabilities of email by allowing the insertion of sounds, image, and text in a message. The following the features provided by MIME to the email service are as given below. It supports the non-ASCII character. It supports the multi-attachment in a single message. It supports the attachment which contain executable audio, image, video, file, etc. It supports the ultimated message length. तो यही सारी बात यहाँ लिखी हुई है। तो ये क्या है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए द कॉमनली यूज कॉमन तो यहाँ पे टाइप्स लिखा हुआ है। टेक्स्ट स्लैश HTML, टेक्स्ट स्लैश प्लेन। तो जब हम लोग सर्वर पर प्रोसेस कर लेते हैं, फिर हमें रिस्पॉन्स सेंड करना पड़ता है ब्राउजर साइड पे, ठीक है। तो हमें बताना पड़ता है कि हम लोग क्या सेंड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इमेज सेंड कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा कौन सा इमेज, PNG की JPG। अगर टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा टेक्स्ट स्लैश HTML। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए पेंट में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया। मान लीजिए हमने हमें ब्राउजर साइड सेंड करना है टेक्स्ट, तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स, ये हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। अभी जस्ट जनरलाइज कर दे रहा हूँ। सेट एट्रीब्यूट्स, और इसके अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रिंग लगा के। सॉरी, यहाँ लिख दिए टेक्स्ट स्लैश HTML। तो जो जाएगा ये डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। और ये हमें ब्राउजर में शो हो जाएगा, जो भी यूजर कॉल कर रहा है उसको शो हो जाएगा। तो ये ये आपको पर्सनली बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो ये चीज हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने वेब टर्मिनोलॉजी को खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। वेबसाइट हमने किया, HTTP किया, HTTP रिक्वेस्ट किया, गेट वर्सेस पोस्ट किया, कंटेनर किया, सर्वर किया, ठीक है, और कंटेंट टाइप किया। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन बताएगा, ये सब मैं कर चुका हूँ। जैसे यहाँ नेक्स्ट टॉपिक बता रहा है वेबसाइट, तो इसके अंदर जाके मैं ये चीज समझाया हूँ आपको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सर्वलेट API की तरफ, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि सर्वलेट हमारा API है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, मैं ये देखना चाह रहा था कि यहाँ API के बारे में समझाया क्या। देखिए API हमारा क्या है, इसको हम इसका फुल फॉर्म तो हम लोग जानते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बट ये होता क्या है, बिल्ट इन लाइब्रेरीज, क्लासेस, इंटरफेस, ठीक है, यही है। देखिए सर्वलेट API लिखकर क्या यहाँ अंदर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए आपको इंटरफेसेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लासेस देख, एक सेकेंड, क्लासेस देखने को मिल रहा है,
और क्या देखने को मिल रहा है? इंटरफेस, क्लास, बस यही। तो एपीआई क्या है? बस यही है, बिल्ट इन क्लासेस और बिल्ट इन बिल्ट इन लाइब्रेरीज है जिसके अंदर प्री बिल्ट क्लासेस और इंटरफेस है जिसको हम लोग यूज करके अपने काम को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, द जावा एक्स सर्वलेट एंड जावा एक्स सर्वलेट डॉट एच टी पैकेज रिप्रेजेंट इंटरफेस एंड क्लासेस फॉर सर्वलेट एपीआई। तो ये सर्वलेट एपीआई है जो हम लोग यूज करेंगे, वो हमारे इस दोनों पैकेज में लिखा हुआ है। जावा एक्स में लिखा हुआ है, जावा एक्स सर्वलेट डॉट एच टी पी पे लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारा है क्लासेस भरे हुए हैं, ठीक है। या इंटरफेस भी हो सकता है। द जावा, तो ये पैकेज होता है, ये आपको पता होगा, कोर जावा में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको जावा एक्स देखने को मिल रहा है, जावा नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कैनर को हम लोग को यूज करना है, वो यूटिल पैकेज में है। तो हम लोग कैसे करते थे, इंपोर्ट जावा डॉट, ठीक है, यूटिल डॉट स्कैनर। तो उस स्कैनर क्लास को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे पैकेज में रखा हुआ है, ठीक है। बट हम लोग सिस्टम यूज करते हैं तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो लैंग पैकेज है, जो जावा डॉट लैंग पैकेज, वो कहीं ना कहीं प्री बिल्ट है, मतलब कि आपको अलग से नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। प्री बिल्ट होता है। वैसे ही ये दोनों पैकेज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जावा एक्स के अंदर है, तो सर्वलेट का एपीआई यूज करना है, ठीक है। तो देखिए, देखिए लैंग के भी अंदर हम लोग क्या ही यूज कर रहे हैं, लैंग पैकेज के अंदर हम लोग क्या ही यूज कर रहे हैं, क्लासेस और इंटरफेसेस को ही तो यूज कर रहे हैं। यूटिल के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, अगर आपने कलेक्शन पढ़ा होगा तो एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं, लिस्ट यूज कर रहे हैं। लिस्ट क्या है, एक इंटरफेस ही तो है। एरे लिस्ट क्या है, एक क्लास तो है, ठीक है। तो इस सब पैकेज के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इस पैकेज के अंदर क्लासेस और इंटरफेस ही तो पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, Java X dot servlet package contains many interfaces and classes that are used by the servlet or web container. They are not specific to any protocol. The Java X dot servlet dot HTTP package contains interfaces and classes that are responsible for HTTP requests only. तो अगर आपको HTTP रिक्वेस्ट का ही खाली काम है तो आपको ये पैकेज को यूज करना होगा। तो जनरली आज के टाइम पे जो भी रिक्वेस्ट हम लोग सेंड करते हैं वो HTTP रिक्वेस्ट ही होता है। आप देख सकते हो ये जो ऊपर आप देख रहे हो, क्या है, ये एक HTTP रिक्वेस्ट तो है। साथ ही साथ यहाँ एस लिखा है, ये क्या है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही तो है। लेट्स सी व्हाट आर द इंटरफेसेस ऑफ जावा एक्स सर्वलेट पैकेज। तो ये बस जानने के लिए, फिर हम लोग इसको एक एक करके सीखेंगे, इसलिए टेंशन वाला बात नहीं है। तो ये क्या क्या इंटरफेस मिलता है हमें, सर्वलेट मिलता है, सर्वलेट रिक्वेस्ट मिलता है, सर्वलेट रिस्पॉन्स मिलता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर मिलता है, सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, कंटेक्स्ट मिलता है। तो बस ग्रो गो थ्रू हो जाइए क्या क्या है, इसको रटना नहीं है। इसको हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, जब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, इक्लिप्स पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस सोच रहा हूँ मैं, लेकिन इक्लिप्स पे करते हैं, ठीक है। इक्लिप्स पे ज्यादा अच्छे से आपको ये सर्वलेट समझ में आएगा। तो यहाँ पे सारा इंटरफेस है। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, क्रिएट तो उसका होता है, क्लास का होता है, ठीक है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। हाँ, आप टाइप ऑफ डेटा, जो रेफरेंस का टाइप ऑफ डेटा है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उसका जो टाइप है वो आप इंटरफेस दे सकते हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन एक क्लास ही होता है, ठीक है। खैर, हालांकि जावा जैसे जैसे अपडेट हुआ तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा ऑटोमेटिक हो गया, मतलब कि आप इंटरफेस से ही आप अपने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। लेकिन आपको फिर वहां पे इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जिस जगह पे आप है ना। कोड जब आप अगर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो मेरा बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इंटरफेस, जैसे मान लीजिए ए एक इंटरफेस है, तो ए, ठीक है, फिर स्मॉल ए इक्वल टू न्यू ए। ए लगा, अगर आप लगा रहे हैं एक इंटरफेस कोई, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन लगा रहे हैं ए, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन भी वहीं देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जावा 8 में नहीं, लेकिन फर्दर जावा के अपडेट्स में ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर क्लास इन जावा एक्स सर्वलेट पैकेज, तो ये सारे क्लास हैं जेनरिक सर्वलेट। अगर ये क्लास है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन पड़ा हुआ होगा, ठीक है। मेथड पड़े हुए होंगे, कॉन्क्रीट मेथड पड़े होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं, कॉन्क्रीट मेथड जिसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखा हुआ होता है, लॉजिक्स प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पे है। फिर जावा एक्स
सर्वलेट एचटीटीपी, तो यहाँ आपको एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, एचटीटीपी सेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ चीजें एचटीटीपी पे चल रही है, ठीक है। तो हर जगह आपको एचटीटीपी देखने को मिलेगा। और ये कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये एक इंटरफेस है? तो यहाँ अपर केस में लिखा होता है, देखिए एस अपर केस में, आर अपर केस में, ठीक है। हर पहला करेक्टर हर वर्ड का अपर केस में होता है। तो ये एक इंटरफेस है, ठीक है। फिर ये जो है एचटीटीपी सेशन कंटेक्स्ट, ये डेप्रिकेटेड नाउ है। डेप्रिकेटेड नाउ क्या है? अभी आप यूज कर सकते हैं बट फर्दर अपडेट में हटा दिया जाएगा, ठीक है। क्यों हटाया जाता है? इसीलिए हटाया जाता है कि उसका यूज अब नहीं है उतना। जैसे आप कोर जावा पढ़ रहे थे, तो जो आपका फाइनलाइज है, जो मेथड कॉल करते हैं हम लोग अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए, उसका जरूरत नहीं पड़ता है। उसको डेप्रिकेट किया जाता है, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। डेप्रिकेट मतलब कि अब हटने वाला है, अभी हटा नहीं है, जस्ट अपना अगला अपडेट में हट जाएगा। फिर यहाँ जो क्लासेस हैं, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी पी पैकेज के अंदर ये सारे क्लास मिल जाएंगे, कुकीज। तो ये सब चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ बस एक बार देख लीजिए क्या क्या है। तो ये हमारा हो गया। तो तो सर्वलेट एपीआई के अंदर आपको क्या देखने को मिला? आपको क्लासेस और इंटरफेस ही तो देखने को मिला। तो यही होता है एपीआई। एपीआई का यूज करके हम अपने काम को फुलफिल करते हैं। तो आजकल का जो जमाना है वो एपीआई का है। यहाँ पे आप बैठ के लॉजिक्स नहीं लिखते हो। जैसे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? एक एपीआई है। अब आप उसका लॉजिक्स बिल्ड बिल्ड करने की कोशिश करोगे, अब लिंक लिस्ट को क्रिएट करने की कोशिश करोगे हर बार, तो जो काम 2 दिन में होने का है वो 1 महीना लग जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए एपीआई कितना इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल के काम को फुलफिल करने के लिए। ये बात आप मेरा समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर्वलेट इंटरफेस है। तो सबसे पहले हमने समझा कि सर्वलेट एक एपीआई है। अब सर्वलेट एक इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, चलिए पढ़ते हैं। सर्वलेट इंटरफेस प्रोवाइड्स कॉमन बिहेवियर टू ऑल द सर्वलेट्स। देखिए यहाँ पे स्पेस देना भूल गया, ठीक है। कॉमन बिहेवियर टू ऑल सर्वलेट्स। सर्वलेट इंटरफेस डिफाइन मेथड्स दैट ऑल सर्वलेट मस्ट implement. Servlet interface need to be implemented for creating any servlet, either directly or indirectly. It provides three life cycles method that are used to initialize the servlet, to service the request, and to destroy the servlet, and two non-cycle two non-life cycle methods. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेथड्स, ठीक है। सर्वलेट इंटरफेस के अंदर there are 5 methods in servlet interface: init, service, destroy are the life cycle method of servlet that are invoked by the web container. तो ये जो लाइफ साइकिल मेथड लिख रहा है ना, ये तीनों मेथड चलता है। इनिट मेथड चलता है, सर्विस मेथड चलता है, डिस्ट्रॉय मेथड चलता है। ये सब पार्ट है लाइफ साइकिल मेथड का। जब भी हम लोग सर्वर साइड को सर्वर साइड पर वेब कंटेनर को इन्वोक करते हैं ना, तो ये सारे मेथड ऑटोमेटिक चलते हैं। आप चलाए ना चलाए ये चलेगा। पब्लिक वाइड इनिट, servlet config initializes the servlet. It is the life cycle method of servlet and invoked by the web container only once. तो ये सर्वलेट को इनिशियलाइज कर देता है। ये लाइफ साइकिल मेथड है, ठीक है, सर्वलेट का। और वेब कंटेनर बस इसको एक बार इन्वोक करता है, ठीक है। एक ही बार कॉल होगा ये। फिर आपका आता है सर्विस। इसके अंदर आप देख सकते हो सर्वलेट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है, और सर्वलेट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, रेफरेंस है ये। प्रोवाइड रिस्पॉन्स फॉर द इनकमिंग रिक्वेस्ट। इट इज इन्वोक्ड एट ईच रिक्वेस्ट बाय द वेब कंटेनर। जितना बार एक नया रिक्वेस्ट आएगा, उतना बार उतना बार के लिए ये वेब कंटेनर रिक्वेस्ट इट इज इन्वोक्ड एट ईच रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट के लिए वेब कंटेनर कॉल करेगा, ठीक है, इस मेथड को खाली एक बार इन्वोक करेगा। बट जब जब यहाँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा, तब तब ये इन्वोक करेगा, ठीक है। एक बार अपना आपने अपना सर्वर को स्टार्ट कर दिया,
तो ये एक टाइम चलेगा, और ये जब जब रिक्वेस्ट आएगा तब तब ये मेथड चलेगा। और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये एक सर्विस मेथड है, ठीक है। एक सर्विस मेथड है। तो आपने अपना सर्वर स्टार्ट कर दिया, सर्वलेट इनिशियलाइज हो गया इसके मदद से, और फिर अब आपका जो वेबसाइट है वो रेडी टू गो है, ठीक है। अब ये मेथड हर बार कॉल होगा, ठीक है। जब जब रिक्वेस्ट आएगा तब तब कॉल होगा। फिर आता है इज इन्वोक ओनली वंस इंडिकेट दैट द सर्वलेट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। और फिर जब हम लोग अपना सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो भी एक बार होता है, ठीक है। तो ये मेथड अगर आप चला देंगे तो इज इन्वोक ओनली वंस, एक ही बार इन्वोक होगा, और ये बता देता है कि जो हमारा सर्वलेट है वो अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और है गेट सर्वलेट कन्फिग, रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कन्फिग, ठीक है। तो ये सर्वलेट कन्फिग रिटर्न कर देता है। फिर यहाँ पे आपका सर्वलेट इन्फो रिटर्न्स इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वलेट सच एज राइटर, कॉपीराइट्स, वर्जन। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, अगर आप ये मेथड आप चलाओगे तो ये पता चल जाएगा। तो यहाँ डिस्ट्रॉय को लिखा था क्या? हाँ, इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय। तो ये तीनों लाइफ साइकिल का पार्ट है, ठीक है। ये नहीं है, देखिए नहीं लिखा है, ईटीसी कर दिया है क्या? नहीं। तो ये आप अपना कॉल करिए, ठीक है। सर, आपको अगर ऑब्जेक्ट चाहिए सर्वलेट कॉन्फ़िगर का, तो वो करके रिटर्न करके दे देगा। सर्वलेट का इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इसको चलाइए, तो आपको इसका इंफॉर्मेशन देगा। तो मेनली ये 5 गो 5 गो प्रेजेंट है मेथड, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और ये जो मेथड है इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये ये कॉन्क्रीट मेथड है क्योंकि ये इंटरफेस के अंदर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप बस सेमी कॉलन लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सेमी कॉलन लगा दीजिए, इतना ही है। और यहाँ पे जैसे ये एक इंटरफेस है ना, तो यहाँ पे आपको पब्लिक लिखने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है, समझे। बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है, तो आपको अलग से पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर्वलेट एग्जांपल बाय इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस, लेट्स सी द सिंपल एग्जांपल ऑफ सर्वलेट बाय इम्प्लीमेंटिंग द सर्वलेट इंटरफेस। तो ये हमारा फाइल है फर्स्ट डॉट जावा। इट विल बेटर इफ यू लर्न इट आफ्टर विजिटिंग स्टेप टू क्रिएट अ सर्वलेट। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। अगर आप ये लगा देते हैं ना, तो इस पैकेज के सारे क्लास का या फिर इंटरफेस को यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ इन्होंने जावा एक्स का यूज किया है, एक्सट्री दूसरा एक और था ना, जावा एक्स था और एक और था एचटीपी था, 2 गो था। यहाँ एपीआई के पास आइए, देखिए, एक ये है जावा एक्स डॉट सर्वलेट, और एक और है डॉट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीपी। तो इन लोग ने ये इंपोर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इन्होंने अपने से एक क्लास बनाया, ठीक है, जो फर्स्ट नाम का है, और उसको इम्प्लीमेंट करा दिया सर्वलेट से। अगर जैसे ही इन्होंने इम्प्लीमेंट करा दिया सर्वलेट से, तो जो भी सर्वलेट का इंटरफेस के अंदर मेथड है, ठीक है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो सारे को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म तो फिर यहाँ पे इन्होंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, सर्वलेट कन्फिग, कन्फिग इक्वल टू नल, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सर्वलेट कन्फिग का इस्तेमाल कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये तो कहीं और पैकेज में पड़ा हुआ होगा ना, इसीलिए तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया हुआ है, सर जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एक्स। देखिए पूरा एकदम अंदर से खोदना है, ठीक है, एक एक चीज समझना है। जैसे सर्वलेट एपीआई के पास आइए, जावा डॉट एक्स सर्वलेट को यूज कर रहा है, देखिए सर्वलेट कन्फिग का क्लास रखा हुआ है, इसीलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ा। तो जिसका कोर जावा स्ट्रांग होगा ना,
उसको ये बात समझ में आ रहा होगा क्या यहाँ पे हो रहा है, इसलिए कोर जावा कितना इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली ये नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे भी नल बैठा दिया है। फिर सबसे पहले इनिट मेथड चला। इनिट मेथड के अंदर हमने सर्वलेट कन्फिग को डाल दिया, और यहाँ पे कन्फिग दिस डॉट कन्फिग को लगा दिया। ठीक है, और फिर ये हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा। सर्वलेट, यहाँ ये मेथड से सर्वलेट इनिशियलाइज हो गया। तो ये सर्वलेट कन्फिग कौन इनपुट कर रहा है, कोई तो इनिशियलाइज कर रहा होगा ना। उसको हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैनेज कर रहा है आपका वेब कंटेनर। ठीक है, वो उसका टेंशन है। आप बस, आपको ये अलग ये मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इनिट मेथड, और यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट डाल देना है। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस आएगा, इसको जैसे ही आप दिस डॉट कन्फिग इक्वल टू कन्फिग करोगे, तो ये नल हट जाएगा। नल हट के इसके अंदर वैल्यू आ जाएगा कन्फिग। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट भी लगा दिया कि हाँ हमारा सर्वलेट इनिशियलाइज हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए एक रिपीटेड टास्क है, ये आपको हर बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों करें? अगर अगर ये मतलब कि ये काम भी वेब कंटेनर ही कर ले, ठीक है, इसको ऐसा कुछ करे कि प्री बिल्ट हो। जैसे कि आपने कंस्ट्रक्टर नहीं लगाया, कोर जावा की बात कर रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही जाता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर अपने क्लास के अंदर नहीं लगाए हो, ठीक है, तो भी कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो ही जाता है ना। वैसे ही ये इनिट है, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो भी हो जाएगा काम। ठीक है, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग लगाए हुए हैं। ठीक है, ये मेथड। फिर आता है आपका सर्विस मेथड। तो ये हो सकता है कि थ्रो कर दे आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया है। तो थ्रोज लगाने से क्या हुआ, भले एक्सेप्शन आए, आने दो, हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ थ्रोज लगा दिया। जैसे ही आप ये मेथड यूज करोगे ना, तो आपको बता देगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है। तो हमने यहाँ थ्रोज लगा दिया। जैसे ही ये थ्रोज लगाया, तो अब हम लोग उस एरर को हम लोग मैनेज करेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो जनरली यहाँ पे हम लोग जो एक्सेप्शन लगाते हैं ना, वो आपका जो एक्सेप्शन होता है वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है। ठीक है, जो पहले से पता होता है, इसलिए तो हम लोग को बता भी देता है, क्योंकि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन हमें पता होता है कि आने वाला है। क्योंकि वो चेक्ड एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने बता दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये लिखा, तो इसके अंदर आपको ट्राई ट्राई कैच लगा देना चाहिए। यहाँ लगाया नहीं है, बट लगा देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने गलती से सेट कंटेंट टाइप है ना, मैं क्या लिख दिया था, सेट एट्रीब्यूट लगा दिया था, सॉरी सॉरी, सेट कंटेंट टाइप हो गया यहाँ। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और उसके अंदर यहाँ टेक्स्ट एचटीएमएल लगा दिया। तो जो भी रिस्पॉन्स जाएगा वो हम लोगों ने पहले ही बता दिया, एक टेक्स्ट फॉर्म में जाना चाहिए। ठीक है, नॉट इमेज, तो क्लियरिटी आ जाता है। अभी ये देखिए प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ प्रिंट राइटर यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका टेंशन हम लोग को लेने की जरूरत नहीं है। ये भी दूसरे पैकेज से इम्पोर्ट है। ठीक है, इम्पोर्टेड है। उसका रेफरेंस का नाम दे दिया आउट, और इक्वल टू कर दिए रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हम लोग इसके मदद से कर रहे हैं, सर्वलेट रिस्पॉन्स की मदद से। तो उसके अंदर ये जो सर्वलेट रिस्पॉन्स है ना, इसके अंदर गेट राइटर मेथड है। उसका रेफरेंस आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट हमने क्यों क्रिएट किया? तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स के अंदर गेट राइटर है, और वो क्या रिटर्न कर देगा, एक प्रिंट प्रिंट राइटर टाइप ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। और आउट डॉट प्रिंट के अंदर हम लोग बॉडी लगा सकते हैं। ठीक है, आउट डॉट प्रिंट हेलो सिंपल सर्वलेट, आउट डॉट प्रिंट। तो ये देखिए जो हमारा ये एचटीएमएल है, एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, बॉडी होता है। सबसे पहले क्या होता है एचटीएमएल के अंदर, टाइटल, और फिर पहले हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल होता है, और फिर टाइटल के बाद बॉडी होता है। और ये सब सारी चीज एचटीएमएल के अंदर होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो एचटीएमएल के अंदर ये सब कुछ है। तो हम लोग एचटीएमएल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बताया हुआ है टेक्स्ट है जो कि एचटीएमएल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हेलो सिंपल सर्वलेट है। तो अगर हम लोग ये इस तरीके से लिखते हैं, आउट डॉट प्रिंट लगाते हैं,
और इस वे में लिखते हैं, तो ये जो आउटपुट है ना, ये आपको ब्राउजर पे देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं? इसका जो आउटपुट है वो आपको ब्राउजर पे देखने को मिलेगा। फिर आउट डॉट प्रिंट बॉडी, यहाँ पे हमने स्लैश लगा के एचटीएमएल टैग को फिनिश कर दिया। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी का प्लान रखते हैं, ठीक है। चीजें ब्राउजर पे हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन सर्वलेट इज डिस्ट्रॉयड। तो ये मेथड को कॉल कर दिए, ये मेथड को कॉल किए, और हमारा सर्वलेट डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ इसके अंदर तो सिर्फ ये लिखा है कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन सर्वलेट इज डिस्ट्रॉयड। तो कहीं ना कहीं इंटरनली इस मेथड को बस कॉल कर लेने से और इसको इम्प्लीमेंटेशन दे देने से कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। इसलिए ये भी जो हो गया, इसलिए इसको अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी मेरे ख्याल से ये सब बाद में डिप्रिकेटेड हो जाएगा, समझे, या फिर हो गया होगा। क्योंकि ये इंटरनली कॉल हो ही रहा है। अभी आप जैसे बिना मतलब का क्यों यूज करेंगे, देखिए यहाँ डिस्ट्रॉय मेथड आपने कॉल किया और बस यहाँ बता रहे हैं कि सिस्टम डॉट प्रिंट एलन सिस्टम इज डिस्ट्रॉयड। तो जो आप सिस्टम डॉट प्रिंट एलन लिख रहे हैं ना, ये आपको कंसोल पर आउटपुट दिखता है। और यहाँ पे अगर आप ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ये ब्राउजर पर दिखता है। तो यहाँ देखिए आउट डॉट प्रिंट लिखा हुआ है, ये ब्राउजर पर आउटपुट आएगा। तो देखेंगे हम लोग, और यहाँ जो लिख रहा है ये हम लोग को जानने के लिए है, ठीक है। कि अब हम लोग का जो सर्विस था वो हमने प्रोवाइड कर दिया, या सिंपली एक सर्विस प्रोवाइड किया। क्या सर्विस प्रोवाइड किया? हेलो सिंपल सर्वलेट। और हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भी नहीं लिया, ठीक है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ब्राउजर से कोई इनपुट डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। बस हम यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया है, इसलिए हमें इनपुट नहीं लेना पड़ रहा है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। फिर हमने सर्वलेट कन्फिग गेट सर्वलेट कन्फिग चलाया, वो रिटर्न कर दिया कन्फिग। तो हमने यहाँ पे जब इनिट चलाया था तो यहाँ पे हमारा जो कन्फिग है उसके अंदर वैल्यू आ गया था, ठीक है। और फिर अगर आपको सर्वलेट इन्फो चाहिए तो रिटर्न कर देगा कॉपीराइट 2007/101 11010। तो इस वे में काम होता है, ठीक है। तो ये हम लोग तब कर पाएंगे ना जब हमारे पास एक आईडी होना चाहिए, हमारे पास जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे पास टॉमकैट सर्वर हमारे इक्लिप्स में कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर ये सारा चीज होगा तो फिर हम लोग ये सब काम कर पाएंगे। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। इक्लिप्स को कैसे डाउनलोड करना है वो दिखाऊंगा। फिर मैं आपको इक्लिप्स कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, सॉरी इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। जेडीके डाउनलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। जावा डाउनलोड करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको टॉमकैट सर्वर डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। तो ये सारा काम करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको आज वेब टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट किए, सर्वलेट एपीआई को कंप्लीट किए, सर्वलेट इंटरफेस को कंप्लीट किए। तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जेनरिक सर्वलेट को रखेंगे, ठीक है। थोड़ा और समझ लेंगे, 2-3 क्लास और समझ लेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा फील और कर लेंगे सर्वलेट को, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सेटअप लगाएंगे, ठीक है अपना। फिर हम लोग माइस्क्यूएल का भी सेटअप लगाएंगे, कैसे डेटाबेस से डेटा बात करेगा हमारा सर्वलेट, ठीक है। वो भी देखेंगे, काफी मजा आएगा, ठीक है। तो जेनरिक सर्वलेट समझेंगे, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट साथ में कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।